अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? बारिशों का मौसम इंजॉय कर रहे हो? चलो ठीक है। पकोड़े शकोड़े खाओ बना के, और समोसे पकोड़े, लेकिन साथ साथ जो है ना वो केमिस्ट्री को भी जारी रखें। आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का माशाल्लाह ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। 2 लेक्चर लगेंगे, और एक आज का और एक इंशाल्लाह कल का होगा, और आपका जनाब फर्स्ट टर्म का केमिस्ट्री का सिलेबस इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद देखें आपसे फिर अब कॉलेज में मुलाकात होती है या क्या मामला बनता है। इंशाल्लाह ताला जो होगा बेहतर होगा। लास्ट टाइम जनाब हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था और हम उसको बड़ी तफसील से देख भी रहे थे। अब बस उसको वाइंड अप करना है। मुझे याद पड़ रहा है कि हमने डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हेडिंग्स याद है ना बेटा? मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि हेडिंग्स में ना इजाफा कर लेना अपनी तरफ से। अगर आप समझते हैं कि हाँ सर ये भी चीज़ हो सकती है, लिखी जा सकती है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे कमी नहीं करनी। जो हेडिंग्स मैंने बताई है ना, इनमें से मिस नहीं करनी, और इनको बड़ा खूबसूरत सा मार्कर से बना के बड़ा सा करके क्लियर करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर तक वाज़ेह पैगाम पहुँचे कि हाँ जी बच्चे को पता है। क्या हेडिंग्स थी जनाब? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी कंबाइंड टुगेदर, इंटरमिक्स टुगेदर। मैं दोनों लफ्ज़ कह देता हूँ, जो आपको ईजी रहे, जो याद रहे वो लिख लीजिएगा। इंटरमिक्स टुगेदर एंड गिव राइज टू द न्यू ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक हो गया। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन की बात की, और वो हमें पता है 1s2, 2s2, 2p2। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी ग्राउंड स्टेट की बताई, तो उसको फिर मैंने ज़रा ब्लॉक्स में बना के लिख दिया था, क्योंकि आगे हमने ब्लॉक्स यूज़ करने थे। फिर उसके बाद जनाब अली हाइब्रिडाइजेशन की जो उसने डेफिनेशन दी हुई है, सॉरी उसके बाद एक्साइटेड स्टेट वाला मामला आ जाता। एक्साइटेड स्टेट में क्या होना था? आपने 2s वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको अनपेयर कर देना था। अब आपके पास यू गॉट 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसी है ना, बातें याद है ना सारी? जल्दी जल्दी से रिवाइज करें ज़रा। फिर हाइब्रिडाइजेशन जो उसने पूछी होगी, sp3 का पूछा है, sp2 का पूछा है, sp का पूछा है, जिसका भी पूछा है आप उसकी डेफिनेशन दे देंगे। लेट्स से उसने कहा है कि जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो आप क्या कहेंगे उसमें कि जी द हाइब्रिडाइजेशन, द फिनोमेना, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p ऑर्बिटल कंबाइंड एंड इंटरमिक्स टुगेदर। ऐसी है ना। sp2 हो गया, sp3 की भी इसी तरह बनाई जाएगी। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था कि आपने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बतानी है। अब हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक बताना है कि sp2 में, मिसाल के तौर पे अगर sp2 की बात करूं, तो आपने उसको बताना है कि भाई साहब बात मामला बना था ये वाला, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने यहाँ पे इसको 3 ऑर्बिटल मिक्स करके दिखाने हैं यूं, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे sp2, sp2, sp2। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये भाई साहब मासूम सा बच्चा अलग से 2pz कह लें। अच्छा एक बात ख्याल रखें ज़रा, ये 2p2 नहीं है, 2pz है। एक बात का ख्याल रखें, बल्कि कंसेप्चुअली वाली बात है, कंसेप्चुअली बात है, जहन में रखें ज़रा। ज़रूरी नहीं है कि 2px ही मिलेगा s के साथ, या 2py ही मिलेगा, या 2pz ही मिलेगा। इनमें से कोई भी मिल सकता है। यानी यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ज़रूरी नहीं कि 2pz ही होगा, ये 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है। जनरली हम तरतीब, चूंकि xyz हम abc में यूँ पढ़ते हैं, तरतीब ये है xyz, तो हम कह देते हैं कि 2px और 2py ने इंटरमिक्स कर लिया और 2pz बच गया। अदरवाइज कंसेप्ट वाली बात इसमें ये है, नाम तो हमने रखे हुए हैं ना, जो x एक्सिस पे है वो उसका नाम x है, जो y पे है उसका नाम y है। तो हो सकता है वो x एक्सिस वाले से कंबाइन कर ले, हो सकता है वो y से कर ले, हो सकता है z से कर ले। ठीक है, तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं 2pz नहीं लिखा या 2px लिखा हुआ, गलती आपने ये नहीं करनी कि sp2 है ना, तो आपने यहाँ पे sp2 ही बनाना है और यहाँ पे sp2 ही लिखना है। बस यहाँ का एक जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो कंसेप्ट जेन में रखें कि वो कोई भी हो सकता है, उसका खैर है, कोई मसला नहीं उसमें। यूजुअली हम 2pz को पीछे बचा लेते हैं, x को पहले मिला लेते हैं, y को पहले मिला लेते हैं। अब देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे sp हो, तो यूजुअली हम क्या करते हैं,
कि हम लिख देते हैं जनाब 1s और एक ये और बचे कौन से 2py बच गया और 2pz बच गया यूं, ये हो गया sp, ये हो गया sp, ये हो गया 1s। क्लियर? वैसे ही बस अल्फ़ाबेटिकली ऐसे कर लेते हैं। क्लियर जी? अब हमने बात करनी थी जनाब, उसके बाद ज्योमेट्री की बात हो गई थी, बड़ी डिटेल से बड़ी तफसील के साथ बात हो गई थी। उसके बाद फिर एंगल्स की भी बात हो गई। अब सिर्फ एक चीज़ करनी थी, वो ये कि इनकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी ज़रा एग्जांपल्स को ज़हन में रखिएगा इस तरह से। देखें ज़रा, sp3, sp2 और sp। इसकी एग्जांपल्स में दो हैं, एक है मीथेन और एक है ईथेन। इसकी एग्जांपल में आपने ईथीन लिख लेना है और इसकी एग्जांपल में आपने इथाइन लिख लेना है। इस तरह सामने कंपेयर करके लिखें तो फिर आसानी हो जाती ना, क्योंकि क्या होता है इससे कि कंपैरिजन में चीज़ें याद रह जाती हैं, मिक्स नहीं होती फिर। मीथेन, इथेन इसकी एग्जांपल हो सकती है, इथीन हो सकती है, इथाइन हो सकती है इसकी sp की। क्लियर जी बात? हाँ जी। अब मीथेन की अगर शेप बनाऊं तो बड़ी आसान सी बात है, ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये दरमियान में सेंटर में यहाँ पे कार्बन एटम और ये आपकी बन गई इसकी कार्बन एटम दरमियान में और इसके गिर्द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 आ गए। अभी मैंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं शो की, अभी मैंने ये सिर्फ कार्बन की बात की है, कार्बन ने अभी किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं किया। ठीक हो गया जनाब? इसी तरह ईथीन में हमने बताया था कि जी दो बनती हैं, उसमें 3 लोब्स बनेंगी। क्या क्या? यानी उनकी शेप क्या होगी, ये और ये। एंगल क्या होगा 120। इथाइन में क्या हो रहा था जनाब, सेंटर में ये कार्बन आ गया, एक लोब इधर, एक लोब इधर। बता दिया था मैंने आपको कि जो स्मॉल वाली लोब्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली। क्लियर जी? ये क्या बन गया एंगल, ये बन गया जनाब 109.5 और वो बन गया 180। इसकी ज़रा डायग्राम ऐसे कर देते हैं। ये सेंटर में क्या है, कार्बन, इसके भी सेंटर में ये क्या है, कार्बन, इसके भी सेंटर में क्या है, ये कार्बन। बस मामला हल। अब क्या बाकी रह गया? अब देखिए ना, कार्बन इज रेडी फॉर द बॉन्डिंग। कार्बन ने हाइब्रिडाइज कर लिया। अब इसके साथ जो भी चीज़ आएगा, हाइड्रोजन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, सोडियम आता है, जो मर्जी आए, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। कार्बन ही आ जाए, चाहे एक दूसरा कार्बन ही आ जाए तो वो आके लग जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल बना रहा हूँ डायग्राम में इथेन, तो इथेन का क्या होता है, सॉरी मीथेन की बना रहा हूँ पहले। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ऐसे ही है ना जी। तो यहाँ पे आके ये लग गया एक हाइड्रोजन, ये लग गया दूसरा हाइड्रोजन, ये लग गया तीसरा हाइड्रोजन, ये लग गया चौथा हाइड्रोजन। क्लियर? कोई मुश्किल है इसमें? अगर यही बात ईथेन की हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये जो चार लोब्स हाइड्रोजन के साथ अटैच हुई हैं और CH4 बना है, तो उसके केस में क्या होगा, 2 लोब्स कार्बन की आपस में अटैच होंगी और 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ये देखें, ईथेन का फार्मूला होता है, ईथेन का फार्मूला होता है CH3 ऐसे ही जनाब। अब देखें जरा इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। ये देखें, अब मैंने सिर्फ ना डायग्राम थोड़ा टिल्ट किया और कुछ भी नहीं किया। देखना, 1 2 3 4, वही डायग्राम है ना, सिर्फ थोड़ा मैंने इसको यूं किया, टिल्ट किया उसको। अच्छा, अब ये एक कार्बन है, इसी तरह ये देखिए दूसरा 2 कार्बन चाहिए ना। ये मीथेन ईथेन वाली गिनती आपको मैट्रिक वाली याद आ रही होगी, यकीनन सुनी है आपको, लेकिन तरतीब से इसको याद करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि जितना टच करने की ज़रूरत है उतना हम करते हैं फ़िलहाल। अच्छा जी, एक CH3 हो गया, इसी तरह दूसरा CH3 यहाँ पे होगा,
एक कार्बन है ना, ये एक कार्बन आ गया, इसी तरह दूसरा कार्बन। अब ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्डेड है, ये ले जनाब, ये एक कार्बन का हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हो गए। अब इस कार्बन में और इस कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन यहां पे आने, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। इसी तरह ये वाला, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। मुश्किल है आपको इसमें, क्लियर जी। अब अगली बात पे है, ये है, अब हमने बनाना है ईथीन का स्ट्रक्चर। ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है, ईथीन का होता है CH2, बल्कि अगर यूं लिखो ना तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन में होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर होगी बात, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको बताया हुआ है कि कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4 ही बनाने, ठीक जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब इस पे आए जरा, ये एक कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है जिसमें एक S और 2 P मिले और इन्होंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर ली। तो अब मुझे 2 कार्बन चाहिए, तो इस डायग्राम को, इस पिक्चर को थोड़ा सा, अभी मैंने यूं बनाई हुई है ना, ऐसे बनाई हुई है ना, थोड़ा सा मैं सिर्फ टिल्ट करके बनाने लगा हूं और कुछ भी नहीं करने लगा। दूसरा कार्बन साथ में शो करने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, एक कार्बन, ये देखें, ये लें, अभी भी एंगल वही है, 120 है ना। अब दूसरा कार्बन बनाने लगा साथ यहां पे, जो इसके साथ सिंगली बॉन्डेड है, यूं यूं, ये यही काम जो यहां पे किया है वही काम, लेकिन इसमें क्या है, H2 और H2 आना है साथ में। ऐसे ही कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है। फिलहाल मैंने भी आपको क्या दिखाया, कार्बन कार्बन में क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड। अभी तक मैंने आपको जो दिखाया कि कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो डायग्राम में मैंने दिखाया कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड दिखाया। क्लियर होगी जी बात, ओके। अब देखें जरा, यहां पे लग गया एक हाइड्रोजन, यहां पे लग गया एक हाइड्रोजन, CH2। जिस तरह से मैं तरतीब से चल रहा हूं ना, इसी तरह चलें, बस जहन में इसी तरह रखें, जहन को आगे पीछे नहीं दौड़ाना। अभी पहले पूरी बात को समझें और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हो ना वो पूछिएगा। ये देखें जरा, CH2 इधर आ गया और यहां पे भी एक CH2 ये आ गया, एक CH2 ये आ गया। कोई मुश्किल है इसमें अभी तक? कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड मैंने शो कर दिया कार्बन का कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन शो कर दिए ग्रीन से, 2 हाइड्रोजन शो कर दिए ग्रीन से। हाइड्रोजन का तो स्फेरिकल होता है ना, जो s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, तो इसीलिए मैंने उसको स्फेरिकल शो किया है, ठीक है। s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। हाँ जी, अब आए जनाबे अली असल मामले की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक ये वाला जो बॉन्ड है, इसका क्या करेंगे? अगर आपको याद हो तो आपने जब इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन देखी है तो आपने ये देखा है कि जनाब sp2 sp2 sp2, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे 2pz था अनहाइब्रिडाइज्ड। आपने डायग्राम में ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो फिट कर दिए, शो कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन ने कार्बन कार्बन के साथ इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन ने कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग की, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन ने भी कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग हुई, ये भी राजी। इसी तरह यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी सेम चीज़। अब मामला क्या बनता है, मामला बचता है इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद है, इसने क्या करना है? अब इधर ध्यान करें ज़रा, इसने क्या करना है, इसने क्या करना है कि इसने कुछ भी नहीं करना। इसने क्या करना है? इसने कुछ भी नहीं करना। इसने एज सच अपनी शेप चेंज किए बगैर, देखो ना जी, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया उसने शेप चेंज कर ली, हमने बना लिया, पता चल गया। वरना नॉर्मली पी की शेप क्या है? नॉर्मली तो पी की शेप ये होती है ना, ये डंबल शेप, पी की शेप ये नॉर्मल। तो इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लिया इस वाले ने, तो क्या इसकी शेप कोई चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक जी। अब ये इस कार्बन के ऊपर एज सच, मेरा वर्ड ज़हन में रख लें, ये इस कार्बन के ऊपर एज सच मौजूद रहेगा।
ये ले, अब मिक्स नहीं करना, ये ले, ये इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz, इसी तरह ये भी तो कार्बन ही है ना, इसका भी होगा, ये इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। बात समझ आई? जो हाइब्रिडाइज थे उन्होंने अपनी शेप चेंज की, उन्होंने अपनी एनर्जी चेंज की, उनको हमने शो कर दिया, ये वाले ब्लैक वाले जो मैंने शो किए हैं। फिर क्या हुआ, उनके साथ आके हाइड्रोजन भी अटैच हो गए। अब एक ऑर्बिटल तो मौजूद है ना 2pz वाला जो अनहाइब्रिडाइज था, अब वो एज सच मौजूद रहेगा, अपनी शेप चेंज किए बगैर। मैंने कुछ भी नहीं कमाल किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, 2pz को इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया अपनी एक्चुअल शेप के साथ, जो उसकी एक्चुअल शेप है 2pz। अब होता क्या है, इसका भी 2pz वेला बैठा हुआ है, इस कार्बन का भी 2pz वेला बैठा हुआ है। तो ये दोनों जब फारिग बैठे हैं तो ये कहते हैं यार बात सुनो, एक काम क्यों ना करें, हम आपस में कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर आपस में कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो चूंकि फारिग बैठे हो तो आपस में दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यूं करके चक्कर लगाने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि आपका ये आजकल बारिशें भी हो रही हैं तो जैसे क्लाउड्स हैं। बात समझ आ गई? गौर से देखें ज़रा बात दोबारा, क्या बात हुई थी, यहाँ तक तो सारी बात क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये देखें ज़रा दोबारा देखें, यहाँ तक तो सारी बात क्लियर है कि जनाब उसमें 3 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइज किया, एक एस था, 2 पी थे, उन्होंने अपनी शेप बनाई, उन्होंने अपने आप को अरेंज किया इन द ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायगोनल उन्होंने शेप बनाई, और ट्राइगोनल शेप बनाई 3 कोनों वाली। ट्राइगोनल का मतलब 3 कोने, 3 फेस। तो ट्राइगोनल उन्होंने यूं करके शेप बनाई अपनी, बल्कि ट्राइगोनल का 3 कॉर्नर, यहाँ पे 3 कॉर्नर उन्होंने बनाए, अपनी शेप यूं अरेंज की, 120 का एंगल बनाया, एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम दोनों आपस में अटैच हुए। अब क्या हुआ कि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ गए, इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बना लिया, इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बना लिया। क्लियर होगी जी बात? इन्होंने ये जो सिंगल बॉन्ड बनाया ना, यहाँ पे एक दूसरी बात भी सुनने साथ, इन्होंने ये जो सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब तक की जो शेप है ना, पेज नंबर 130 पे थर्ड लाइन देखें जरा, पेज नंबर 130 पे जो थर्ड लाइन है, सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन या इथेन मॉलिक्यूल, ये इथेन के लिए, ये इथीन के लिए। क्या मैंने कहा है? ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, यानी इसमें अभी और कोई बॉन्डिंग शो नहीं हमने की, ये क्या है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसको कह सकते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, ये वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा बना रहा है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। आप मुझे देख के बताएं जरा कि इसके अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5। यही बात मैंने आपको अगली हेडिंग में बतानी है, नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कितने हो गए। अच्छा जी, बात क्या हो रही थी अब कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? वो ये मौजूद है ऊपर, वो इसी तरह ये मौजूद है ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये वेले बैठे बैठे इस पूरे सिग्मा फ्रेमवर्क जो है, पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर, यानी आप यूं समझ लें कि ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, तो ये इसके ऊपर यूं रिवॉल्विंग शुरू कर देते हैं, यूं नीचे भी यूं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रिवॉल्व कर रहा है। तो दे मेक लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये क्लाउड सा बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया। ये कर देने के बाद आपने सिर्फ एक आखिरी काम करना है, आपने यूं करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो कर देना है, ये इसी तरह यहां पे
बात क्लियर होगी? ऑल ओकेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के तौर पे ये शो कर देना कि इन्होंने आपस में ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लिया और नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना, यानी मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, सिग्मा फ्रेमवर्क यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर यूँ घूमता रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे यूँ घूमता रहेगा, एक क्लाउड ऊपर से बन जाएगा, एक क्लाउड नीचे बन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन ही फालतू पड़ा था ना, एक इसका था और एक इसका था। क्लियर होगी बात? सेम टू सेम यही मामला इथाइन में हो जनाब। देखें ज़रा क्या होना है। इसको भी ज़रा छोटा करके बना देता हूँ। ये एक कार्बन, ये इसकी शेप, ये दूसरा कार्बन, ये इसकी शेप आ गई जनाब, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए, ऐसे हो गया। क्लियर जी बात? कोई शक तो नहीं है? ऐसे हो गया जी। अब क्या होना है ये देखें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अभी तक मैंने क्या शो किया है? मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन शो किया है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड शो हो गया। अब मैंने क्या शो करना है मुझे बताएं जरा तरतीब से, शाबाश बोलें खुद से। इधर क्या है? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया। ये कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन आ गया। ऐसे ही होना है ना। एसपी शेप थी ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, sp एक इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिडाइज, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिडाइज था, 2py 2pz। यही मामला बना था ना शुरू में, 1s2। ये लें पूरा लिख दिया मैंने, 1s2। क्लियर होगी बात? ये अभी तक क्या शो किया? ये इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इधर से हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इधर से कार्बन के साथ जुड़ गया। ये इसी तरह ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसने बॉन्डिंग इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर फिट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ फिट कर लिया। अब यही वाला मामला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे कितने वेले बैठे थे? एक इलेक्ट्रॉन वेला था, तो एक हमने यूं बना दिया। तो अब यहाँ कितने हैं? यहाँ दो हैं, तो अब यहाँ पे दो बनाने चाहिए। देखें जरा, एक वेला वाला P, और इसी तरह अब मुझे थोड़ा सा शेप एंगल चेंज करके बनाना पड़ेगा। एक 2py है और एक 2pz है ना, तो एक ज़रा मैं यूं बना देता हूँ और एक यूं बना देता हूँ। दो लोब्स क्यों बना रहा हूँ? कि नॉर्मल शेप ये है। P की नॉर्मल शेप क्या है? डम्बल शेप, तो ये नॉर्मल उसकी डम्बल शेप है। बस इसी तरह इधर भी आ जाएंगे दो, ऐसे। आगे जी कोई मुश्किल है? अगली बात आप देखें, वही काम जो यहां पे किया था। अब वो चूंकि बैठे हुए हैं फारिग, तो वो कहते हैं कि चलो जी हम फारिग तो बैठे हैं, तो हम भी मॉलिक्यूल के ऊपर चक्कर लगाने लग जाते हैं। अब ये देखें ये क्या बन गया। अब इसमें मैं पूछूं अगर कि सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन क्या है, तो आप कहेंगे ये जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ये सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन है। ये सिग्मा फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? किसी चीज का यानी स्केच, एक जो फ्रेम सा बन जाता है, एक जो इसका स्केच बन जाता है, वही है ना। तो ये क्या बन गया? अब ये इसका सिग्मा फ्रेमवर्क हो गया। अब उसके ऊपर जो है ये इसके डबल बॉन्ड वाले आना शुरू हो जाएंगे जो फारिग बैठे थे। अब ये क्या करेंगे? ये ऐसे शो कर दें कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है, और इसी तरह इसको इसके साथ शो कर दें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है। ये ऐसे शो कर दें, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है, और ये ऐसे शो कर दें, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है। क्लियर होगी बात? कोई शक तो नहीं है? अब आखिरी हेडिंग जो है थी हमारी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वाली या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली, जिसमें मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितने। अब आपने सिंपल सी बात है, जो डबल बॉन्ड होता है ना उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड। देखें जी ज़रा, इसकी शेप में आपको कोई डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है? कहीं पे कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कोई वेला है जो वेला बैठा ऊपर क्लाउड बनाता रहे? नहीं था। ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि नंबर ऑफ, अब ये अगली वाली हेडिंग है लास्ट वाली, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसमें?
इसमें इसकी बात हो रही, शेप मैंने इसकी बनाई हुई है। अब तो कितने हैं जनाब, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 0। इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड 7, पाई बॉन्ड 0। इसमें आए जी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं जनाब, गिने जी। सिग्मा बॉन्ड्स 1, 2, 3, पेन की तरफ देखें जरा मेरे, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, यानी कि डबल बॉन्ड कितने हैं, 1। ये ऊपर नीचे दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितना से बनता है, 2 से बनता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो बॉन्ड बनता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे उसके ऊपर क्लाउड बना रहे हैं, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये जनाब एक जगह पे 2 बॉन्ड बना रहे हैं, इससे नहीं कंफ्यूज होना, बॉन्ड ये एक ही है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए इसके ऊपर। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा कितने, 1, 2, 3। ये सिग्मा थे, फ्रेमवर्क, सिग्मा फ्रेमवर्क याद आया। और पाई कितने, 1, 2। क्लियर। एक ये जो कर रहा था ये वाला px वाला और एक py वाला, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक होता है कंप्लीट। क्लियर होगी जी बात। बेटा मैंने बड़ी तफसील से तीनों को साथ साथ इसीलिए चलाया है ताकि आपको तीनों के कंपैरिजन में बात होती रहे, वरना अगर सिर्फ एक पहले बताऊं फिर दूसरा बताऊं फिर तीसरा बताऊं तो वो यूजुअली मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए मैंने तीनों को कंपैरिजन में बताया है, लेकिन हेडिंग्स बना के बताया। जो हेडिंग्स बताई हैं उनको वैसे लिखना है। पेपर में अगर एक भी चीज़ इनमें से कोई आती है तो यहाँ पे आके अपनी बात मुकम्मल करनी है। उसमें उनको सिग्मा फ्रेमवर्क की बात ज़रूर करनी है साथ में कि जी सिग्मा फ्रेमवर्क ये था, फिर ये नंबर ऑफ बॉन्ड में इसमें बता देना सिग्मा बॉन्ड 5 हैं, पाई बॉन्ड 1 है, इसी तरह उसमें। क्लियर जी। चले, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुई कंप्लीट। टाइम अभी हमारे पास है थोड़ा सा, तो हम आपके 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं। मुकम्मल तो ऑब्वियसली नहीं आज हो सकेगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल करेंगे, तो उसको लेकिन ये है कि स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, वो टॉपिक है जनाब आइसोमेरिज्म। आपको याद है जब आपने शुरू में इस चैप्टर के शुरू में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का केमिस्ट्री में क्या मतलब है? आइसो मतलब होता है सेम। मर मतलब उसकी फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका यूनिट जिसको एक्चुअल कहना चाहिए। मर का मतलब यूनिट, आइसोमर का मतलब सेम यूनिट। अब इसका जो एक्चुअल जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। पेज नंबर 131, आइसोमेरिज्म, पहली 2 लाइंस। क्या लिखा हुआ है? 2 or more compounds having the same molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। उसकी वजह से आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो अब पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर की बहुत अहमियत है। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर की बहुत अहमियत है। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको फिर स्टडी करते हैं। आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स, 2 or more compounds which are having same molecular formula but different structural formula। क्लियर होगी बात। आइसोमेरिज्म की मेन जो है ना वो 2 टाइप्स होती हैं, गौर करें ज़रा। एक जनाब
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगली बात देखें जरा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से कुछ टाइप है मजीद, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी हैं, बल्कि ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूछा है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में उसने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछे हुए हैं बार बार। क्लियर जी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सबसे पहला देखें जनाब, चेन आइसोमेरिज्म। अगली बात फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगली बात पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद टॉटोमेरिज्म। क्लियर जी? आइसोमेरिज्म मेन दो टाइप्स, क्या? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से फर्दर 5 टाइप्स, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आज के लिए इतना रखते हैं बस। आपने अब जो याद करने हैं ना, बेसिकली आपने पेज नंबर 131 पे जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है और ये जो मैंने नाम बताए, आप सिर्फ इनको ज़हन में रख लें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से टाइप्स हैं, क्या? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। नाम अच्छी तरीके से याद कर लें। मेटामेरिज्म भी बुक में आया हुआ, बोर्ड में। टॉटोमेरिज्म भी आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप भी पूछा हुआ है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पूछा हुआ। चेन आइसोमेरिज्म एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, उसके थ्रू पूछ लेता है बाय एग्जांपल। क्लियर होगी बात? आज हमने अब क्या पढ़ा बच्चों? हमने आज जनाब हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो मुकम्मल कर लिया, उसकी जो एग्जांपल और उसके जो बॉन्डिंग वगैरह की एक्सप्लेनेशन रहती थी वो मुकम्मल हो गई। फिर उसमें हमने ये नया टॉपिक शुरू कर लिया जिसमें हमने आइसोमेरिज्म को देखा। आइसोमेरिज्म है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। दो कंपाउंड कोई भी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। इसकी टाइप्स क्या हैं? ओवरऑल 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आगे 5, चेन, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल में हम सिस ट्रांस को देखेंगे। क्लियर जी? अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। सेकंड लास्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है ये पाया तकमील को पहुंचा देंगे। आप भी इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। गुड लक।